Hello everyone, how are you all? मैम we all are fine. What about you? I'm also fine. और बताइए लाइफ में सब मौज बहार सब फर्स्ट क्लास है कि नहीं? जी मैम सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है। चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। होपफुली हमारी ये लास्ट क्लास होगी आज की। कोई छोटा मोटा टॉपिक बचता है तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज हमारा आज ही पीजीबीपी पूरा ओवर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पर अभी डिस्कस करूंगी फुल फ्लैश। उसके बाद आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे। पर सबसे अच्छी बात उस फाइल की होगी कि वो सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन को उठाइएगा, देखिएगा, कैलकुलेटर पकड़ के बैठ जाइएगा, पेन से टिक टिक करते रहिएगा। 3 से 4 घंटे में आपके वो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए जी इसी के साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ और हम बढ़ जाते हैं आगे। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा इश्यू आ गया था, मैंने इस टॉपिक को रोक दिया था, कैमरा का इश्यू आया था। जी मैम बिल्कुल आ गया था। टॉपिक स्टार्ट हुआ था हमारा लास्ट क्लास में सेक्शन नंबर 44A। मैंने आपको 44A में इतनी बात बता दी थी कि असेसीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। आप सबने देखा होगा ना, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। जी मैम बिल्कुल होते हैं। सिमिलरली इनकम टैक्स भी कहता है कि कुछ असेसीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। किस किस असेसी को मेंटेन करना पड़ेगा, कितनी उनकी टर्नओवर क्रॉस हो जाए, क्या इस चीज का क्राइटेरिया है, सारा पढ़ेंगे कि कब उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए जी इतना पता चला कि मेंटेन करना पड़ेगा, पर मेंटेन कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स करने पड़ेंगे ये सारी बातें अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि किस किस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस किस को इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में ही आपको बता दिया गया था कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कराने के लिए जो पर्संस की कैटेगरी है हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक साइड में मैंने डाला सभी स्पेसिफाइड पर्सन को, दूसरी साइड में डाला अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन को। अगर स्पेसिफाइड पर्सन की बात करेंगे तो ये क्राइटेरिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन की बात करूं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो चाहे वो प्रोफेशन कर रहे हो, तो उनके लिए क्राइटेरिया ये रहेगा। बात समझ आई कि नहीं? पहले मैंने आपको बताया कि नोट्स को किस तरह से डिजाइन किया गया है, कहाँ पर क्या चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है जी, अब पढ़ेंगे लॉ की लॉ क्या कहता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, चीजों को समझेंगे, चीजों को रिटेन करेंगे। चलिए जी सबसे पहले बात आती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करना है, बट किसको करना है? क्या सभी असेसीज बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने लग जाएं? लास्ट क्लास में हमने प्रिजम्पटिव स्कीम सीखी थी, उसमें क्या होता है हम छोटे डीलर्स को फायदा देते हैं, हम उनको रिलीफ देते हैं कि अब आप लॉ के बहुत सारे कंप्लायंसेस पूरे मत कीजिएगा। तो उसमें से एक कंप्लायंस ये भी वहां हमने पढ़ा था कि जो प्रिजम्पटिव स्कीम में चले जाते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना होता। मैंने प्रिजम्पटिव स्कीम के आपको 2 सेक्शंस कराए थे, सेक्शन नंबर मैसेज कीजिए 44AD एंड 44ADA, यही कराए थे दोनों। जी हाँ, एक और बचा है वो आज की क्लास में होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि किस किस को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, किस किस को मेंटेन नहीं करना। तो आप सभी जानते हो कि ये जो प्रिजम्पटिव स्कीम में दोनों सेक्शंस होते हैं और एक और हम पढ़ेंगे आज 44AE, इन तीनों को तो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना होता अगर ये प्रिजम्पटिव स्कीम को अडॉप्ट कर लेते हैं तो। लेकिन आप सबने पढ़ा था अगर ये प्रिजम्पटिव स्कीम को तोड़ देते हैं, प्रिजम्पटिव स्कीम से बाहर निकल जाते हैं, अपने प्रॉफिट को कम दिखाते हैं जितना कि प्रिजम्पटिव स्कीम के अकॉर्डिंग दिखाना चाहिए, तो उस केस में मैंडेटरीली इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, चाहे इनका ये जो क्राइटेरिया क्रॉस हुआ हो चाहे ना हुआ हो। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम समझ तो आई, समझ ही आनी चाहिए बस। मेरा तो मेन मोटिव है कि चीजें आपको समझ आए, और दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन मोटिव ये है कि आपको चीजें रिटेन भी होनी चाहिए, एग्जाम के लिए रिटेन भी चीजें होनी चाहिए। चलिए जी सबसे पहले बातें करते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की। कुछ ऐसे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं
जैसे कि लॉयर की बात करूं, मेडिसिन डॉक्टर्स वगैरह की बात करें जो कि मेडिसिन से रिलेटेड हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड बात करें जैसे कि सीए की, कॉस्ट अकाउंटेंट की, कंपनी सेक्रेटरी की, आर्किटेक्चर की बात करें, टेक्निकल कंसल्टेंट की बात करें, इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, तो इतने प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें तो इनको बोला गया लॉ में स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। सिर्फ इतने ही नहीं, इसमें और भी है, फिल्म आर्टिस्ट भी इसी में कवर है। देखो जी, फिल्म आर्टिस्ट की बात करें तो, और हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की, इतने प्रोफेशनल्स यहाँ आ गए ए टू आई, आपको याद रखने पड़ेंगे नाम इनके। क्या क्या नाम है एक बार सुनो, लॉयर, मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर, और एक हम सब आ गए अकाउंटेंट्स, ठीक है जी। और बताइए आर्किटेक्चर, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और बताइए मैम आईटी प्रोफेशनल्स आ जाएंगे और फिल्म स्टार्स आ जाएंगे। ये सबको इनको बोलते हैं स्पेसिफाइड पर्संस। क्या इन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है कि नहीं? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक प्रैक्टिस भी करती हूँ, मैं टीचिंग भी करती हूँ, क्या मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है कि नहीं? तो ये वाली बात मुझे पता लगेगी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की कैटेगरी से, क्योंकि मैं एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में आती हूँ तो मेरे ऊपर ये वाला लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी। जी मैम, देखो यहाँ पर कहीं भी टीचिंग का नहीं है, टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाइड प्रोफेशन टीचिंग को कवर नहीं करता, लेकिन टीचिंग भी एक प्रोफेशन ही है। जी मैम, तो टीचिंग के लिए हम कहाँ पर आ जाएंगे? हम यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की सीए फर्म की बात करें तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स में आ जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो समझ आ गई। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। पहले मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की। देखो यहाँ पर कोई भी बिजनेस कवर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या कवर है? प्रोफेशन। यहाँ पर बिजनेस कवर नहीं है, यानी कि ये क्राइटेरिया बिजनेस के ऊपर कवर नहीं होगा, बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो क्राइटेरिया हम इस वाले बॉक्स में पढ़ने जा रहे हैं ये कवर होगा सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशंस के ऊपर। वो भी कौन से प्रोफेशंस? जो कि स्पेसिफाइड हैं, जो कि स्पेसिफाइड हैं। अब रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट क्या देता है? सर्विस देता है, लेकिन वो एक बिजनेस है, वो प्रोफेशन कोर्स नहीं है, तो वो कहाँ पर कवर होगा? अदर्स में कवर हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी मैम, अब हमको बात पूरी पूरी पक्की पक्की समझ आ रही है। चलिए जी, सुनिए तो अब मेरी बात। तो आपने नाम पढ़ा कि स्पेसिफाइड प्रोफेशंस कौन कौन से होते हैं जी। इनके केस में इनको कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है? जब इनकी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड हो जाएगी 1,50,000 रुपए से ज्यादा इन ऑल द प्रायर 3 ईयर, पिछले 3 सालों में अगर इनकी ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो इनको करंट ईयर में जिस ईयर में ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस ईयर में इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। जिस ईयर के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। हम सच्ची बता रहे हैं, एक वर्ड नहीं समझ आया हमको, जब तक मैं ये नोट नहीं खोलती कहाँ आपको समझ आता है। चलिए सुनिए, मैंने इतनी सी बात बोली, समझो ये है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ग्रॉस रिसीट क्या होता है। एक जो प्रोफेशन होता है उसमें क्या सेल आती है? सेल तो बिजनेस में आती है। प्रोफेशनल कोई सेल थोड़ी करते हैं, वो कोई गुड्स थोड़ी बेचते हैं, वो क्या देते हैं? सर्विस। तो सर्विस से जो रेवेन्यू आता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस रिसीट। सर्विस से आने वाले रेवेन्यू को ही तो ग्रॉस रिसीट बोलते हैं। जी मैम, तो सर्विस से आने वाले रेवेन्यू को क्या बोलते हैं? ग्रॉस रिसीट। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। यहाँ पर नेट भी आ जाता है, यहाँ पर ग्रॉस रिसीट आ जाता है। चलिए इसकी ये बात कर रहे हैं, ये जो ग्रॉस रिसीट है, अगर ये ग्रॉस रिसीट 1,50,000 रुपए से ज्यादा है, 1,50,000 रुपए से ज्यादा है इन ऑल 3 ईयर्स, 3 सालों में 1,50,000 रुपए से ज्यादा रही है तो करंट ईयर में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज आप प्रीवियस ईयर 1920 की रिटर्न फाइल कर रहे हो। प्रीवियस ईयर 1920 की रिटर्न कब फाइल होती है मैम? असेसमेंट ईयर 1920 की रिटर्न फाइल होती है 2021 में।
तो ये 1920 में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है कि नहीं करना, ये बात डिपेंड करेगी इससे पहले के जो 3 साल हैं। इससे पहले बताइए कौन से 3 साल आएंगे? 19-20 से पहले कौन सा आएगा? 18-19, 18-19 से पहले कौन सा आएगा? 17-18, 17-18 से पहले कौन सा आएगा? 16-17, 16-17, 17-18, 18-19। ठीक है जी। इन तीनों साल में अगर आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 1,50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। मैम तीनों साल में 1,50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए या फिर तीनों साल का एग्रीगेट 1,50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए? बताइए, ये चीज हमको ये डाउट आ रहा है। तो ये जो टर्नओवर हम देख रहे हैं ये इंडिविजुअल ईयर की देख रहे हैं, सॉरी ग्रॉस रिसीट ये जो हम चेक कर रहे हैं इंडिविजुअल ईयर की चेक कर रहे हैं। 16-17 में भी 1,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, 17-18 में भी 1,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए और 18-19 में भी 1,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तभी आपको 19-20 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत है, अदरवाइज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैम सपोज हमारी जो 16-17 की टर्नओवर है वो है 1,60,000, 17-18 में भी हमारी जो ग्रॉस रिसीट है वो है 1,65,000, लेकिन मैम 18-19 में जो ग्रॉस रिसीट आ रही है वो आ रही है 1,45,000। अब मैम बताइए 19-20 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा कि नहीं? अब मैं क्या बताऊं, आप सब मुझे बताओ। चलो बहुत देर हो गई, आप सब मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, अब मेरी बारी है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और आप सब मुझे आंसर करोगे। 1920 में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, यानी इससे पहले के 3 साल देखो, क्या तीनों साल में ग्रॉस रिसीट 1,50,000 रुपए से ज्यादा है कि नहीं? मैम इसमें तो है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है। तो 1920 में अब सुनो चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब सुनो डॉक्टर, लॉयर्स, और कौन कौन थे? फिल्म स्टार, और कौन था? IT प्रोफेशनल्स, और कौन था? इंटीरियर डेकोरेटर, कंसल्टेंट। इन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप अब आपको बात समझ आई होगी। जी मैम अब तो बढ़िया बढ़िया समझ आ गई। चलिए जी, इसी के साथ आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का टॉपिक समाप्त होता है, दी एंड होता है। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में कौन कौन आता है नेम याद रखने हैं, प्लस स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करना होगा? जब इनका ग्रॉस रिसीट 1,50,000 रुपए से ज्यादा होगा इन ऑल द प्रायर 3 ईयर्स। ओके मैम, बट मैम हमको ना एक डाउट आ गया छोटा सा। आपने क्या बोला मैम? सुनिए 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 मैम, अब हम आपको बताएंगे कि आपने क्या बताया और क्या नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है जी, मैं यही हूँ, अब आप बोलो मैं सुनूंगी। अब आप सब में से एक बच्चा मेरे को बोलता है कि मैम 1920 में आपने बोला कि 1920 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स तब बनेगा जब 1920 से पहले के जो 3 साल है, 1920 से पहले के जो 3 साल है इन तीनों में 1,50,000 से ज्यादा होगा, 1,50,000 से ज्यादा होगा, 1,50,000 से ज्यादा होगा, तभी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट मैम माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने बिजनेस ही 1920 में स्टार्ट किया हो, अगर मैंने बिजनेस ही 1920 में स्टार्ट किया हो, तब मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे 1920 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है कि नहीं? क्योंकि मैम मैंने तो बिजनेस ही इसी बार स्टार्ट किया है, मेरे पास तो 3 साल कोई है ही नहीं। मैं बताइए कहाँ से कंपैरिजन करूँ, कहाँ से डेटा उठाऊं? तो मैंने कहा घबराओ ना बच्चा, बिल्कुल भी ना घबराओ। लॉ मेकर ने आपको भी ध्यान में रख के लॉ ड्राफ्ट किया है। लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला, अगर आपने न्यूली सेटअप बिजनेस किया है और जिस ईयर में बिजनेस सेटअप किया है उस ईयर में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये बात लिखी हुई है क्लियर कट लॉ में। और लॉ में लिखा हुआ है, आपको देखना होगा कि आपकी करंट ईयर में जो आपकी ग्रॉस रिसीट है, मतलब कि इसी ईयर में जो आपकी ग्रॉस रिसीट है, क्या वो रिसीट 1.50 लाख से ज्यादा है, यानी कि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है? अगर रिसीट आपकी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको करंट ईयर में बनाना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदरवाइज आपको नहीं बनाना होगा। ओ मतलब कि मैम आप ये बोलना चाहते हो कि अगर बिजनेस इसी ईयर में स्टार्ट किया है तो इसी ईयर का डेटा देख लो, अगर बिजनेस पहले से चला रहा है तो पहले का डेटा देख लो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए आई होप अब आपको बात समझ आ गई होगी। अब तो आ गई, पढ़ो इसके आगे का। और ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेंस्ड,
अगर आपने बिजनेस कमेंस किया है करंट ईयर में, तो करंट ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा या नहीं होगा, तो आपको देखना होगा क्या ग्रॉस रिसीट करंट ईयर की 1.5 लाख रुपए से ऊपर जा रही है। अगर जा रही है तो मेंटेन होगा, नहीं जा रही है तो मेंटेन नहीं होगा। चलिए जी, अब आ जाइए अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, यानी कि नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। जी बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल यहाँ पर कवर हो गए, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स यहाँ पर कवर हो गए। और यहाँ पर बिजनेस भी कवर है। क्या कवर है? बिजनेस भी कवर है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में आ गए हो, मतलब टीचिंग वगैरह कर रहे हो, तो फिर आप कहाँ पर कवर हो गए? इस साइड वाली कॉलम में। ओके मैम, सुनिए अब इस वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार रीडिंग देती हूँ। इनकम अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन की एक्सीड कर जाती है 1,20,000 से ज्यादा इन एनी ऑफ द प्रायर 3 years और लाइकली टू एक्सीड 1,20,000 ड्यूरिंग करंट ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। मैम सच्ची बता रहे हैं, एक वर्ड नहीं समझ आ रहे, अभी तो समझाया का है, अभी तो मैं लॉ बस एक बार आपको रीड करा रही हूँ, और पढ़ो आगे। where a turnover or sales or gross receipt exceed 10 lakh in any of 3 preceding year or likely to exceed 10 lakh during the current previous year in which business is commenced। और पढ़ो अभी। नोट फॉर इंडिविजुअल एंड एचईएफ लिमिट ऑफ 2.5 लाख इंस्टीड ऑफ 1,20,000, लिमिट ऑफ 25 लाख इंस्टीड ऑफ 10 लाख। सच्ची बता रहे हैं मैम, एक वर्ड नहीं समझ आया, वही तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था, आप खुद से रीडिंग कर रहे थे तो, बट अब देखो कितना बढ़िया समझ आ जाएगा। चलो आ जाओ मेरे साथ। इसमें क्लियर कट लिखा है, अब मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, बिजनेसमैन की बात कर रही हूँ या फिर मैं बात कर रही हूँ नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है? जी क्यों नहीं बनाना पड़ेगा, बट इनको कब बनाना है, तो उसके लिए लॉ मेकर ने हमको क्राइटेरिया दिया। अब देखो पहले तो अब आप सब एक चीज सुनो, आप सब जानते हो मैं यहाँ पर P&L अकाउंट बना रही हूँ 3 तरह के। ये बन रहा है मेरा P&L अकाउंट, ठीक है जी। जी मैम, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। जब बिजनेस की बात करेंगे तो आप सब जानते हो जो P&L अकाउंट बनता है वहां पर सेल्स आती है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल में क्या होता है मैम? ग्रॉस रिसीट होता है। प्रोफेशनल में क्या होता है मैम? ग्रॉस रिसीट होता है, ठीक है जी। ये जो होता है सेल्स होता है, यहाँ पर एनपी आ जाता है, ग्रॉस रिसीट होता है, नीचे एनपी आ जाता है, ठीक है जी मैम। और एक होता है आपका एनपी, एक प्रॉफिट एंड लॉस मैंने ऐसा बनाया जिसमें सिर्फ मैं एनपी को दिखा रही हूँ और कुछ नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है जी। जी मैम, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये आपकी एक तरह से इनकम होती है कि नहीं? यही तो आपकी नेट इनकम होती है। जी मैम, यही तो हमारी नेट इनकम होती है। ये जो सेल्स है, ये ग्रॉस रिसीट है, कोई हमारी नेट इनकम थोड़ी है, ये तो हमको रेवेन्यू आ गया, बट इस रेवेन्यू में से हम कुछ खर्चा करते हैं, उस खर्चे को माइनस करते हैं, तभी तो हमें पता लगता है हमारी इनकम क्या है। चलो मैं ये लास्ट वाला P&L हटा दे रही हूँ, इतने से क्लियर हो जाएगा आपको। अब पहले मुझे बताइए कि आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि टर्नओवर किसको कहते हैं? सेल्स को ही टर्नओवर भी बोलते हैं कुछ लोग, इसी को टोटल सेल भी बोला जाता है। बिजनेस के केस में ये टर्नओवर सेल के नाम से जाना जाता है, रेवेन्यू, लेकिन प्रोफेशनल के केस में यही रेवेन्यू ग्रॉस रिसीट के नाम से जाना जाता है। और ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है इसको इनकम बोला जाता है, ये होती है एक तरह से नेट इनकम। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस और प्रोफेशनल की, दोनों को एक साथ लेके चलूंगी। बिजनेस और प्रोफेशनल में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कि नहीं? करने हैं, लेकिन उसके लिए क्या है आपके पास? क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है उसको सुनो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा था, आपका ये जो नेट इनकम निकल के आ रही थी, अगर ये इनकम 1,20,000 रुपए से ज्यादा है किसी भी ईयर में, पिछले 3 साल के किसी भी ईयर में, अगर आपकी ये नेट इनकम 1,20,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको करंट ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सेम
प्रोविजन प्रोफेशनल्स के लिए भी है। अगर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और उनको पिछले 3 सालों में किसी भी साल इनकम 1,20,000 रुपए से ज्यादा हो रही है तो उनको करंट ईयर में उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन मैम अगर न्यूली कमेंस्ड बिजनेस है तो उनको करंट ईयर में देखना पड़ेगा क्या करंट ईयर में उनको जो इनकम है वो 1,20,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है क्या, उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है क्या कि 1,20,000 से ज्यादा हो रही हो तो उनको करंट ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सेम है बिजनेस और प्रोफेशन का, पूरा प्रोविजन सेम है, चाहे बिजनेस की बात करो चाहे प्रोफेशन की बात करो, दोनों के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने का तरीका एक ही है। बस ये देखना है बिजनेस और प्रोफेशन के केस में पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में नेट इनकम 1,20,000 रुपए से ज्यादा आ जाएगी तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन मैम अगर बिजनेस और प्रोफेशन करंट ईयर में सेटअप हुआ है तो क्या होगा, तो उनको करंट ईयर में देखना पड़ेगा क्या उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जो प्रोफेशन स्टार्ट किया है, उससे उनको इनकम 1,20,000 रुपए से ज्यादा होने के चांसेस हैं कि नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर उनके हाथ में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स करंट ईयर में मेंटेन किया जाएगा। बात समझ आई कि नहीं, आप बताओ। जी मैम अब हमको बात समझ आई, तो सुनो यहाँ पर क्या पढ़ाया मैंने आपको। यहाँ पर मैंने आप सभी को पढ़ाया कि इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे बिजनेस की बात करो चाहे प्रोफेशन की बात करो, लेकिन बात किसकी हो रही है, इनकम की। इनकम अब आप सब जानते हो कि क्या होता है। अगर इनकम आपकी 1,20,000 रुपए से ज्यादा है इन एनी ऑफ द 3 previous year, in any of the 3 year or likely to exceed 1,20,000 during current previous year in which business is commenced। यानी कि अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हो तो पिछले 3 में से किसी भी साल 1,20,000 से ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर आपका करंट बिजनेस है तो फिर आपको लग रहा है कि इट इज लाइकली टू बी एक्सीड 1,20,000 तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए जी बात समझ आई कि नहीं। जी मैम अब हमको बात समझ आ रही है। इन दोनों प्रोविजन में क्या डिफरेंस था, यहाँ पर था कि 1,50,000 रुपए हमें लगातार 3 कंटिन्यू ईयर में चेक करना होता था, लेकिन यहाँ पर 3 में से किसी भी साल में 1,20,000 आ जाएगा तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज एग्जाम्पल के लिए 1920 इज अ प्रीवियस ईयर जिसमें आपको रिटर्न फाइल का डेटा मिला हुआ है। 1920 की रिटर्न कब जाएगी मैम, असेसमेंट ईयर 2021 में, ठीक है जी। तो अब 1920 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा कि नहीं होगा ये बात डिपेंड करेगी इन 3 सालों में। इससे पिछले 3 साल कौन से आएंगे, 16-17, 17-18 और 18-19। इन 3 साल में किसी भी ईयर में अगर आपकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो जाएगी तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर इनकम है आपकी 1,30,000, यहाँ पर है आपकी 1,00,000, यहाँ पर है आपकी 90,000। बताइए बुक्स मेंटेन होगा कि नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट। जी मैम होगा, क्योंकि पिछले 3 साल में से 16-17 की जो इनकम है वो 1,20,000 रुपए से ज्यादा है, ठीक है जी। जी मैम लेकिन मैम हमने अगर 1920 में ही बिजनेस स्टार्ट किया होता तो फिर आपको देखना होता कि आपकी 1920 की इनकम जो है वो 1,20,000 से ज्यादा हो सकती है कि नहीं। अगर हो सकती है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए जी, लेकिन यहाँ पर लॉ मेकर ने इस प्रोविजन को यही नहीं रोका, एक क्राइटेरिया और आपके आगे लगा दिया। अच्छा मैम वो क्या क्राइटेरिया, उसको भी समझा दो। तो सुनो समझो, अभी तक आपने क्या देखा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था इसका आपने नेट प्रॉफिट देख लिया, यानी कि आपने इनकम देख ली, ठीक है जी। इनकम आपकी 1,20,000 से ज्यादा हो रही थी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ रहा था। लॉ मेकर ने कहा अगर आप इनकम नहीं देख रहे हो तो आप दूसरा प्रोविजन है उसको देखो। कोई भी प्रोविजन अगर आपका फॉल कर गया, कोई भी प्रोविजन में आपकी इनकम, आपकी टर्नओवर फॉल कर गई तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। पहला प्रोविजन आपको लगाना आया कि नहीं, जी मैम आ गया। दूसरे प्रोविजन की बात करती हूँ। दूसरे में का ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
अगर बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टर्नओवर, और अगर प्रोफेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रॉस रिसीट। ठीक है जी, जी मैम। अगर आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एज द केस में भी, कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे बिजनेस हो तो फिर टर्नओवर देख लीजिएगा, प्रोफेशन हो तो ग्रॉस रिसीट देख लीजिएगा। अगर आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट किसी भी साल में, पिछले 3 साल में से किसी भी साल में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तब भी आपको बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आपका बिजनेस इन दोनों में से कोई सी भी क्राइटेरिया में फॉल कर जाता है, या फिर आपका प्रोफेशन इन दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल कर जाता है, तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए जी, अब मैं एक एग्जाम्पल रख रही हूँ यहाँ पर आप सबके सामने। ये है ईयर 1920, ये है 1920 आपका प्रीवियस ईयर। इसकी रिटर्न कब जाएगी, 2021 में। तो इस ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा या नहीं, ये देखते हैं। चलिए, चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो। ठीक है जी, सुनो, इनके पिछले 3 सालों का डेटा मैं आपको बता रही हूँ। पिछले 3 सालों का जो इनका इनकम है, इनकम मैं आपको बता रही हूँ। इनकम है, इस साल 90,000 की इनकम आई, इस साल 80,000 की इनकम आई, इस साल सिर्फ 5,000 की ही इनकम आई। ओ माय गॉड, ज़्यादा कम हो गई, 50 कर देते हैं, चलो 50 की इनकम आई। अब आप मुझे बताइए, क्या 1920 में ये जो बिजनेस चल रहा है या प्रोफेशन चल रहा है, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा कि नहीं? मैम अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं करना होगा, बट आप पूरा प्रोविजन लगाओ। अभी आपने पूरा प्रोविजन नहीं लगाया। टर्नओवर बताओ मैम, हम तो तब बताएंगे। टर्नओवर सुनो, इस ईयर में इनकी जो टर्नओवर है वो है 8 लाख रुपए, यहाँ पर इनकी टर्नओवर है 11 लाख रुपए, और यहाँ पर इनकी टर्नओवर है 5 लाख रुपए। अब बताओ, क्या इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा कि नहीं? जी मैम, अब इनको करना होगा। हमको देखना होता है, चाहे तो उनकी इनकम पिछले 3 सालों में से 1,20,000 से ज्यादा हो जाए, या फिर उनकी टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो जाए किसी भी ईयर में पिछले 3 सालों में, तो उनको करंट ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब आ गई। चलिए जी, वेयर द टर्नओवर और सेल्स और ग्रॉस रिसीट exceed 10 lakh in any of 3 preceding year or likely to exceed 10 lakh during the current previous year in which business is commenced, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ जाएंगे। अब एक चीज और सुनो, नोट फॉर द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ लिमिट ऑफ 2.5 लाख इंस्टीड ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड लिमिट ऑफ 2.5 लाख इंस्टीड ऑफ 10 लाख शेल बी एप्लीकेबल। ये देखो, मैं आपको फिर से उसी प्रोविजन में लेके जा रही हूँ जो मैंने आपको समझाया था। सभी बिजनेसमैन के लिए क्या लिमिट थी? सभी बिजनेसमैन के लिए मैम जो लिमिट थी वो थी, अगर इनकम की बात करें यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें, तो ये लिमिट थी 1,20,000, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो चाहे वो प्रोफेशन कर रहे हो। लेकिन मैम अगर हम टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट देखते थे तो फिर लिमिट थी कितनी थी बताओ मैम? 10 लाख रुपए लिमिट थी। लेकिन जो ये बिजनेस और प्रोफेशन चला रहा है वो अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, तो ये इनकम की लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया है 2.5 लाख रुपए, और ये जो लिमिट है टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट की, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 25 लाख रुपए। बात समझ आई कि नहीं? ओके मैम, हम इतना याद रखेंगे कि इंडिविजुअल के लिए जो इनकम की लिमिट है वो कितनी है? 2.5 लाख, और एचयूएफ के लिए जो इनकम की लिमिट है वो भी है 2.5 लाख। लेकिन टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट की बात करें तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए लिमिट है 25 लाख रुपए। कितनी है? 25 लाख रुपए। तो फिर मैम ये बची कुछ लिमिट कौन से बिजनेसमैन के लिए है? कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एलएलपी है, एओबी, बीओआई, कोई भी है, उन पर ये वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी। कितनी होगी? 1,20,000 और 10 लाख वाली। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर अपना बिजनेस चला रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, तो उन पर कितनी लिमिट एप्लीकेबल होगी? 2.5 लाख और 25 लाख। आ जाइए एक बार और देखिए, फिर इसको आपको याद करा दूंगी। क्या लिखा है यहाँ पर? नोट फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ लिमिट ऑफ 2.5 लाख इंस्टीड ऑफ 1,20,000 एंड लिमिट ऑफ 25 लाख इंस्टीड ऑफ रुपीज 10 लाख शैल बी एप्लीकेबल। पूरा का पूरा प्रोविजन सेम रहेगा, बस इतनी सी प्रोविजन में चेंज है। अब इसको याद कैसे रखना है? आपके पास टोटल कितनी लिमिट आई? एक तो थी 1,50,000 की लिमिट, दूसरी लिमिट थी आपके पास 1,20,000 की, और बताइए कौन सी लिमिट थी मैम? एक थी 10 लाख की, एक लिमिट थी मैम 2,50,000 की, और एक लिमिट थी 25 लाख रुपए की। इतनी टोटल लिमिट्स हमने पढ़ी। जी मैम,
ये जो लिमिट थी ये ऑल 3 ईयर्स के लिए थी, लगातार 3 सालों में होना चाहिए। जी मैम। ये एनी 3 ईयर के लिए थी, ये भी एनी 3 ईयर के लिए थी, एनी 1 आउट ऑफ 3, एनी 1 आउट ऑफ 3 ईयर के लिए थी। ठीक है जी। जी मैम। अब ये बात तो आपको क्लियर कट याद रहेगी कि सिर्फ एक ही को लगातार देखना है, बाकी चारों में कोई सा भी एक साल आउट ऑफ 3 ईयर देखना है। ठीक है जी। तो अब ये देखो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए लिमिट कितनी, 1,50,000। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस के लिए लिमिट कितनी, 1,20,000, 1,20,000 एंड 10 लाख। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की एंड बात करूं अगर HUF की, तो लिमिट कितनी, 25 लाख, सॉरी 2.5 लाख और 25 लाख। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आई। फिर से लिख देती हूँ, 1,50,000 इनकम की है, सॉरी 1,50,000 ग्रॉस रिसीट की है, और बाकी ये इनकम की है, ये दोनों इनकम की है, और नीचे वाली दोनों टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट की है। आई होप अब आपको ये पूरी बात एक एक क्लियर हो गई होगी। जी मैम अब हो गई। चलिए फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं ये। When the assessee has declared lower income than as prescribed under section 44AD and AE, अगर कोई असेसी लोअर इनकम क्लेम कर रहा है, जैसे कि 44AE में आप सब AD में आप सबको पता है कि 8% की इनकम एटलीस्ट दिखानी पड़ती थी। सिमिलरली मैं आपको 44AE पढ़ाऊंगी, वहां पर भी एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट है कि आपको इतनी इनकम क्लेम करनी है। अगर आप इन दोनों में ये जो इनकम बताई गई है इससे लोअर इनकम क्लेम करते हो तो आप सबको भी पता है फिर क्या हो जाता है। मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर जो भी प्रोविजन एबल करेगा वो सब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। आप सब जानते हो 44AD में मैंने बताया था, अगर आप प्रोविजन को ब्रेक करते हो तो मैंडेटली आपको 44A के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। सेम बात 44AE में लिखी है, अगर आप AE को ब्रेक करोगे तो फिर आपको यहाँ पर आके मैंडेटली बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ जाएगा। आई होप अब आपको ये बात समझ आई होगी। चलो मैम ये तो समझ आ गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगे, बट कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगे, चलिए आइए सीखते हैं। आप कैश बुक मेंटेन करना है, जर्नल मेंटेन करना है, लेजर मेंटेन करना है, बिल्स एंड वाउचर्स जो भी होते हैं उनको मेंटेन करना है। ठीक है जी। कॉपीज ऑफ बिल्स आपको मेंटेन करना है। डेली केस जो आपका केस नहीं, कैश रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। मेडिसिन इन्वेंट्री का रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। क्या मैम सभी को मेंटेन करना है? जी ऑल प्रोफेशनल असेसी को मेंटेन करने होंगे ये सारे रजिस्टर्ड। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर्स की तो डॉक्टर्स को मेंटेन करने होंगे ये वाले रजिस्टर। डेली केसेस रजिस्टर की कौन, ये कैश नहीं है सॉरी ये केस ही है, कि कौन कौन सा केस इनके पास आ रहा है उस तरह का रजिस्टर इनको मेंटेन करना पड़ेगा। अपनी मेडिसिन का इन्वेंट्री रजिस्टर इनको मेंटेन करना पड़ेगा। सभी प्रोफेशनल के लिए ये वाला है, लेकिन डॉक्टर्स को साथ में ये वाला भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसका मतलब मैम डॉक्टर्स को ये वाला भी करना होगा और ये वाला भी, जी हाँ पूरा करना होगा। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने ऊपर पढ़े कि बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को बनाने हैं, इनको बनाने के बाद रिटेन भी करना होगा। आप सब कंपनीज एक्ट में पढ़ते होंगे कि इतने इतने सालों तक के लिए रिटेन करना होता है। आपने जीएसटी में भी पढ़ा, जीएसटी में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि 72 मंथ्स के लिए आपको मेंटेन करके रखना पड़ रहा था अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। सिमिलरली इनकम टैक्स के अंदर जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है उनको आपको 6 साल तक मेंटेन करके रखना है। कितने सालों तक मेंटेन करके रखना है? 6 साल तक मेंटेन करके रखना है एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर आपको इसको 6 सालों तक मेंटेन करके रखना है। चलिए जी बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आ गई। ये था आपका पूरा का पूरा 44AA। 44A बताता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है कि नहीं, इसके बारे में कुछ बातें। अब बात आती है 44AB। 44AB बात करता है क्या आपको ऑडिट कराना होगा। जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट आपको ऑडिट कराना होगा कि नहीं। कंपनीज के ऑडिट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। उसको बोला जाता है टैक्स ऑडिट, बेसिकली उसको बोला जाता है टैक्स ऑडिट। तो क्या टैक्स ऑडिट होना है या नहीं होना, ये बात लिखी है 44AB में।
चलिए जी, अगर कंपलसरी ऑडिट की बात कर रहे हैं अब हम, कंपलसरी ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, दैट मीन्स किस किस को अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, किस किस को अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। तो ऐसे बिजनेस जिसका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 100 लाख लिखा है, इसको मैं बोल रही हूँ 1 करोड़। अगर इनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो फिर इनको इनकम टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन के केस में अगर इनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो इनको ऑडिट कराना पड़ेगा। याद रखिएगा, बिजनेस वालों को ऑडिट तब कराना है जब उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, लेकिन प्रोफेशन वालों को ऑडिट तब कराना है जब उनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो गया तो अब इनको मैंडेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। If income of any person is to be computed under section 44AD, 44ADA and AE, आप सब जानते हो कि ये जो सेक्शन है ये तीनों 44AD, ADA एंड AE ये किस चीज़ के हैं मैम? ये प्रिजम्पटिव स्कीम के सेक्शन है। प्रिजम्पटिव स्कीम जो कि छोटे डीलर्स को दी जाती थी, छोटे डीलर्स को फ़ायदा दिया जाता था कि अब इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, इनको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, इनको खूब सारा रिलैक्सेशन मिल जाता था। क्या मिल जाता था? इनको खूब सारा रिलैक्सेशन मिल जाता था। अगर इनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करा लिया जाए, इनसे ऑडिट करा लिया जाए तो फिर इनको रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसकी वजह से क्लियर कट बोला गया कि सेक्शन नंबर 44AD, ADA एंड AE के अंदर अगर हम बात करें जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस केस में अगर इन्होंने प्रिजम्पटिव बेसिस सॉरी वो थोड़ा सा अननेसेसरी साउंड आ रही थी, अभी आपको कोई साउंड नहीं आएगी। चलिए मैं इस चीज़ को एक बार फिर से बोलती हूँ। अगर आप 44AD, ADA और AE में बिजनेस कर रहे हो, आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे स्कीम कर रहे हो, तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला अब आपको अपना ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये जो ऑडिट होगा ये ऑडिट कौन करेगा? ये ऑडिट करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन ऑडिट करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ये ऑडिट करेंगे। रिटर्न फाइल होने से पहले ये ऑडिट कर देंगे, क्योंकि जब ऑडिट हो जाएगा तभी तो रिटर्न फाइल होगी। सपोज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये बैलेंस शीट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ रही है, सिमिलरली बैलेंस शीट में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट करेंगे। जब भी कर देंगे ठीक है ट्रांजैक्शन सही है, तो फिर इन्हीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से क्या बनेगा? रिटर्न बनाई जाएगी और फिर वो रिटर्न को फाइल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ऑडिट हमेशा रिटर्न फाइलिंग से पहले होगा, क्योंकि ऑडिट किसका होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का। उन्हीं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के बेसिस पर तो रिटर्न बनती है। जी मैम, चलिए तो बात समझ आई, यानी कि ऑडिट किसको कराना पड़ेगा? बिजनेस की बात करें तो आपके बिजनेस की टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। प्रोफेशन की बात करें तो आपके बिजनेस का जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर 44AD, AD और AE की बात करें तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। ऑडिट करेगा कौन? ऑडिट हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी करेंगे और रिटर्न फाइलिंग से पहले ऑडिट करेंगे। ऑडिट खत्म हो जाने के बाद क्या किया जाएगा? रिटर्न फाइलिंग किया जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम आ रही है। नेक्स्ट, this section shall not applicable to the person who declare profit and gain for the previous year in accordance with the provision of section 44AD and his total turnover of gross receipt as the case of the business doesn't exceed of 2 crore rupees। 44AD मैंने आपको पढ़ाया था, 44AD मैंने आपको बताया था कि जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक रहती है उन्हीं को 44AD मिलता है, और जिनको 44AD मिल जाता है उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराने का जरूरत नहीं पड़ता है। आइए नेक्स्ट, अब हम करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि मैंने छुड़वा रखा है आपसे, 44AE। सबसे पहले अब हम आज की क्लास में करेंगे 44AE, अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर द एग्जाम पर्पस। इसमें से एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, हो सकता है MCQ बेसिस पर आ जाए, और इतना सिंपल, इतना क्यूटीफाई सेक्शन है आप सबके जैसा। चलिए आ जाइए, इसको समझते हैं, इसकी डिटेल रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले नाम समझो कि क्या लिखा है। सेक्शन 44AE, 44AE किसका है?
प्रिजम्पटिव स्कीम, ये भी एक प्रिजम्पटिव स्कीम है। जैसे आपने 44A में प्रिजम्पटिव स्कीम देखी, 44A में प्रिजम्पटिव स्कीम देखी, 44ADA में प्रिजम्पटिव स्कीम देखी, वैसे ही एक स्कीम है कुछ स्पेशल पर्सन्स के लिए अंडर सेक्शन 44A सेक्शन के साथ, याद रखिएगा। मैम कैसे स्पेशल पर्सन के लिए स्कीम है? ये स्कीम उन पर्सन्स के लिए है जो गुड्स कैरेज होते हैं, गुड्स को कैरी करने वाले जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनको चला रहे हैं। फ्लाइंग मतलब गुड्स कैरेज करने वाले मोटर व्हीकल को चला रहे हैं। अपने एग्जाम में इमेज लाओ ट्रक की, कोई पर्सन ट्रक का बिजनेस कर रहा है, आई मीन ट्रक को चला रहा है। ट्रक मतलब कि जो कि गुड्स कैरी करने वाला व्हीकल है, ठीक है जी। ऐसा मोटर व्हीकल जो कि गुड्स के कैरेज के लिए यूज किया जा रहा है, गुड्स को कैरी करने के लिए यूज किया जा रहा है। आप उन वाले ट्रक को चलाने का बिजनेस करते हो, या फिर आप उन ट्रक को लीज पर देते हो, ट्रक को हायरिंग पर देते हो। समझ गए आपके बिजनेस का नेचर क्या है? आप गुड्स कैरेज को चलाते हो, गुड्स कैरेज को हायर पर देते हो, लीज पर देते हो। अगर आप ऐसा बिजनेस करते हो तो आप चाहो तो 44AE में आ जाना। अगर 44AE में नहीं आना चाहते तो नॉर्मल जो आपका PGBP चैप्टर है उसको फॉलो कर लीजिएगा और अपनी इनकम को कंप्यूट करके उस पर टैक्स भर दीजिएगा। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में आना चाहते हो तो फिर आप 44AE को अपना लीजिएगा और इसमें एक सिंपल सीधा सच्चा तरीका बताया गया है, उस तरीके से अपनी इनकम कैलकुलेट करके टैक्स उस पर भर दीजिएगा। जब आप 44AE में आ जाओगे तो अब आप पर PGBP का कोई सा भी सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। PGBP के पूरे चैप्टर को 44AE ओवरराइड कर देता है, लाइक 44AD एंड ADA। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो समझ आ रही है। तो सुनो मेरी बात अब। क्या मैम ये 44AE पूरा का पूरा PGBP ओवरराइड कर देगा? जी हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या? जो इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को, सैलरी देते हैं पार्टनर को, जो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी मैम, याद तो आ रहा है। मैंने आपको बुक प्रॉफिट सिखाया था, इंटरेस्ट के बारे में बताया था, 12% का आपको एक अमाउंट, 8% का अमाउंट लेके एग्जाम्पल कराया था। वो वाले इंटरेस्ट की बातें करें कि आप इंटरेस्ट और सैलरी दे रहे हो पार्टनर को तो वो आप डिडक्ट कर सकते हो। सपोज आप हायरिंग का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपने बिजनेस को एज अ फर्म रजिस्टर्ड करा रखा है, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कराया, एज अ फर्म रजिस्टर्ड कराया है। तो इस फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं उनको जो भी इंटरेस्ट जा रहा है, जो भी उनको सैलरी जा रहा है, वो आप इस 44AE में निकाले गए प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो। 44AE का प्रॉफिट कैसा होगा? जो कि आपको डायरेक्टली सिंपल सीधा सच्चा रास्ता दिखाया जाएगा कि वैसे कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। उसी कैलकुलेशन में से आप फर्म के पार्टनर को दिया गया इंटरेस्ट और सैलरी माइनस कर सकते हो। लेकिन आप सबको पता है जब हम 44AD और ADA पढ़ते थे तो वहां पर जो भी आपको प्रॉफिट डायरेक्टली बताया गया था, 8%, 6%, 50%, आप उसमें से कुछ और माइनस कर ही नहीं सकते थे। ठीक है जी मैम। एक चीज और देखो, क्या मैम हम डेप्रीशिएशन माइनस कर पाएंगे? जी नहीं कर पाओगे, डेप्रीशिएशन भी तो PGBP का पार्ट है। मैम अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन माइनस कर पाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। यानी कि डेप्रीशिएशन माइनस नहीं होगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन होगा। जो आपने पहले से कैरी फॉरवर्ड करके इस ईयर में लेके आए हो वो भी माइनस नहीं होगा, वो भी माइनस नहीं होगा। लिख लो यहाँ पर अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन, जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करके इस ईयर में लेके आए हो, वो भी माइनस नहीं होगा। ठीक है जी मैम। तो फिर मैम माइनस क्या हो रहा था? सैलरी टू द पार्टनर इन केस ऑफ फर्म, ये माइनस बताइए होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट टू द पार्टनर इन केस ऑफ फर्म, ये माइनस होगा। मैम कितना माइनस होगा? आप सबको लिमिट मैंने बता रखी है जब आपको ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ाया था कि बुक प्रॉफिट निकालते हैं, फिर देखते हैं कि अगर पहले 3 लाख तक का प्रॉफिट है तो कैसे लेते हैं, 90% लेते हैं या फिर 1.5 लाख लेते हैं, और अगर बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है जो कि मोर देन 3 लाख है तो उस पर 60% करते हैं। आप सबको ये सब सिखा रखा है, ठीक है जी। जी मैम, तो उतनी सैलरी इंटरेस्ट आपका माइनस हो जाएगा।
अब बताइए, अगर मैं बात करूं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की, जो लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड करके इस ईयर लाए गए हैं, तो इस ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बोले जाएंगे? जी मैम बोले जाएंगे। ये माइनस होंगे कि नहीं? जी मैम ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये पीजीपीपी चैप्टर के सेक्शंस में नहीं आते। सिमिलरली जो चैप्टर 6 की जो डिडक्शंस हैं, चैप्टर 6A की जो भी डिडक्शंस हैं आपकी 80C to 80U वाली, वो माइनस होंगी क्या? जी मैम वो डिडक्शन भी माइनस हो जाएंगी। ये सब माइनस हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट आप निकालोगे 44A के अकॉर्डिंग, और जो चीजें यहाँ पर मना है वो चीजें माइनस नहीं होंगी। चलिए, अब मेन बात जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी, हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AE। आपको कुछ डेटा दे दिया जाएगा, सम फिगर्स दे दिए जाएंगे, एंड यू नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AE। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा वो अब मैं आपको सिखाती हूँ। 44AE, हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट। चलिए जी, हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट। अब देखो, इन्होंने मोटर व्हीकल को, जो गुड्स कैरेजेस होते हैं, उनको दो पार्ट में बांट दिया। एक इन्होंने बांट दिया छोटे व्हीकल, एक को इन्होंने बोल दिया बड़े व्हीकल। एक को इन्होंने बोल दिया छोटे व्हीकल, एक को इन्होंने बोल दिया बड़े व्हीकल। मैम ये हमें कैसे समझ आएगा? आइए देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। इन्होंने छोटे व्हीकल और बड़े व्हीकल को क्या बोला? एक को इन्होंने बोला, देखो आपके सामने बड़ा हैवी व्हीकल। जब एक को हैवी व्हीकल बोल दिया तो दूसरा व्हीकल कौन सा हो गया? लेस देन हैवी व्हीकल। चलिए आ जाइए, लिख लेते हैं। एक होते हैं इनके नॉर्मल व्हीकल, एक होते हैं इनके हैवी व्हीकल। है नॉर्मल में मैम क्या क्या आएगा? स्मॉल भी आ जाएगा, मीडियम भी आ जाएगा, लेकिन हैवी में कौन सा व्हीकल आएगा? हैवी व्हीकल। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवी व्हीकल इज हियर? तो हैवी व्हीकल का मतलब है यहाँ पर ऐसा व्हीकल जिस व्हीकल का जो वेट है, जिस व्हीकल का वेट 12,000 टन से ज्यादा है। सॉरी, इसको ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो। 12 टन, जिसका वेट 12 टन से ज्यादा है। अगर मैं इसको किलोग्राम में बोलूं तो हम इसको लिखेंगे 12,000 किलोग्राम। एक टन में 1,000 किलोग्राम होता है। जी मैम, ऐसा व्हीकल जिसका ग्रॉस वेट 12 टन से ज्यादा है, अगर किलोग्राम में क्वेश्चन में आ जाए तो 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है, उस केस में इनकम को कंप्यूट करने का अलग तरीका रहेगा। और ऐसे व्हीकल जो कि छोटे व्हीकल हैं, यानी कि जिनका ग्रॉस वेट 12 टन से कम है, 12 टन से कम है या फिर 12,000 किलोग्राम से कम है, तो उस केस में इनकम को कंप्यूट करने का तरीका अलग रहेगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम हमको समझ आई। अगर हैवी व्हीकल है तो उनको इनकम को कंप्यूट करने का तरीका अलग है। छोटे व्हीकल हैं, यानी कि 12,000 टन वाले नहीं है, उनसे कम है, तो उनको कैलकुलेट करने का तरीका अलग। मैम ये तो आपने बता दिया कि जिनका ग्रॉस वेट 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा है उनको हैवी व्हीकल बोला जाएगा और उनको कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जिनका 12 टन से कम है उनको हैवी व्हीकल नहीं बोला जाएगा और उनका तरीका यहाँ मिल जाएगा। तो मैम जिन व्हीकल का जो वेट है वो 12 टन है, उनका क्या होगा? जिनका 12 टन है उसका भी तरीका सेम होगा जिनका लेस देन 12 टन है। ठीक है, इसका मतलब मैम जो 12 टन से ज़्यादा है उनको हैवी व्हीकल बोला जाएगा और जो 12 टन या 12 टन से कम है उनको स्मॉल व्हीकल बोला जाएगा। जी बिल्कुल सही बात। तो बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आई। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे व्हीकल जो कि अप टू 12 टन तक के हैं या फिर 12 टन से कम है, मतलब कि 12,000 किलो तक के हैं या फिर 12,000 किलो से कम है। उस केस में इनकम कैसे कंप्यूट करनी है? उस केस में सिंपल सा तरीका है कि 7500 रुपए इनटू पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ इनटू पर व्हीकल। इस तरह से आपको इनकम कंप्यूट करनी होगी। 7500 रुपीज पर मंथ इनटू पर व्हीकल। सपोज एक व्हीकल है तो एक व्हीकल कितने महीने तक चला, कितने महीने वो उस आपके पास रहा वो व्हीकल, जितने महीने आपके पास रहा, आपके बिजनेस में रहा, उतने महीने की आपको 7500 रुपये एवरी मंथ दे दिया
जाएगा। एवरी मंथ आपके हैंड्स में इनकम मान ली जाएगी। बात समझ आई कि नहीं जी आई। पर मंथ मैम ये पार्ट देयर ऑफ का क्या मतलब है? सपोज एक मंथ 10 दिन आपने काम किया, एक मंथ 10 दिन, तो इसको कितना महीना बोला जाएगा? 2। एक तो मंथ पूरा हो गया, 10 दिन क्या हो गया? उस मंथ का पार्ट हो गया, तो उस पार्ट को भी क्या बोला जाएगा? पूरा मंथ। तो यहाँ पर कितने मंथ माने जाएंगे? 2 मंथ। अगर मैम एक मंथ है और 20 डेज हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको भी 2 मंथ बोला जाएगा। मैम 1 मंथ 1 डे को क्या बोला जाएगा? इसको भी 2 मंथ बोला जाएगा। मैम अगर 28 डेज ही है, पूरा मंथ नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा? 1 मंथ बोला जाएगा। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? अब बात समझ आ गई। यानी कि 7500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल आपकी इनकम मानी जाएगी। सिंपल सीधा सच्चा तरीका। ना आपको 31, 32, 34, 35, 36, 37 कोई प्रोविजन अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके छोटे व्हीकल है, मतलब कि 12,000 किलोग्राम तक का मोटर व्हीकल है आपके पास, जो आप गुड्स कैरेज करने के लिए यूज कर रहे हो, या फिर उसको क्या कर रहे हो, दूसरों को लीज पे दे रहे हो, दूसरों को हायरिंग पे दे रहे हो, तो फिर आप इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? 7500 रुपए पर महीना पर मंथ लोगे, पर व्हीकल लोगे। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? बात समझ आ गई। चलिए अब आगे बढ़ जाऊं। जी जी बिल्कुल मैम, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। इतनी बातें तो हमको समझ आ गई बढ़िया से। नेक्स्ट, अगर हैवी व्हीकल है, अब बार बार नहीं बोलूंगी कि हैवी व्हीकल का क्या मतलब होता है, अब आपको याद रखना होगा। ऐसे व्हीकल जिनका ग्रॉस वेट 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है या फिर 12 टन से ज्यादा है, उनको हैवी व्हीकल बोलते हैं। तो हाउ टू कंप्यूट इनकम इन केस ऑफ हैवी व्हीकल? तो क्लियर कट बोला गया इस केस में 1,000 रुपये पर मंथ, 1,000 रुपये पर मंथ इंटू पर टन इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको मिल जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पर आपको पर टन के बेसिस पर इनकम देखनी है। 1,000 रुपये पर टन इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स। मैम अगर मान लो हमारे पास जो व्हीकल है हैवी व्हीकल वो 14,000 किलोग्राम का है। कितने किलोग्राम का है? 14,000। तो पहले बताइए क्या ये हैवी व्हीकल है कि नहीं? जी मैम ये हैवी व्हीकल है। 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है। 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है, कितने किलो का है? 14 किलो का। इसका मतलब इसमें टन कितने हुए? मैम 14 टन का है ये। तो आप इनकम कैसे निकालोगे? 1,000 पर मंथ, सपोज एक ही महीने यूज हुआ है, इनटू बताइए मैम 14 टन का व्हीकल है, इनटू नंबर ऑफ व्हीकल। कितने ट्रक हैं आपके पास? 1। तो इस तरह से इसकी इनकम कंप्यूट होगी। स्मॉल व्हीकल है, आई मीन अदर देन हैवी व्हीकल है, 7500 इंटू पर मंथ इंटू नंबर ऑफ व्हीकल। लेकिन अगर हैवी व्हीकल है 1,000 इंटू पर टन इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ले लेना इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स ले लेना। ये तरीका होगा आपको इनकम को कंप्यूट करने का। अभी बताऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी इसके ऊपर। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ पहले कि ये जो सेक्शन है ये किस असेसी के ऊपर लगेगा। आप सब जानते हो, ऐसे असेसी के ऊपर लगेगा जो कि मोटर व्हीकल, ऐसे मोटर व्हीकल जिसमें क्या होता है, गुड्स का कैरेज किया जाता है, गुड्स को कैरी किया जाता है, उनको या तो चला रहे हैं या लीज पर दे रहे हैं या हायरिंग कर रहे हैं, या तो उनको अप्लाइंग कर रहे हैं या उनको हायर पर दे रहे हैं या उनको लीज पर दे रहे हैं। ऐसे असेसी पर 44A ही लगेगा। लेकिन ऐसे असेसी उन्हीं पर 44A ही लगेगा जिन पर ये टोटल व्हीकल 10 होने चाहिए एक ईयर में। अगर 10 से ज्यादा हो गए तो इनको 44AE से बाहर निकल के नॉर्मल पीजीबीपी चैप्टर में आना पड़ेगा। अप टू 10 व्हीकल है 44AE मिल जाएगा, 10 से ज्यादा व्हीकल है 44AE ना मिल पाएगा। तो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो यही है कि अगर इनके पास कितने व्हीकल हैं, 10 से ज्यादा व्हीकल हैं, तो इनको 44AE मिल जाएगा, अदरवाइज इनको 44AE नहीं मिल पाएगा। चलो अब आ जाओ बुक में। If any person is engaged in the business of flying, मतलब व्हीकल को चला रहे हैं, हायर कर रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, किसको? गुड्स कैरेज को। he will have the option, इनके पास एक ऑप्शन है टू कंप्यूट द इनकम अंडर हेड पीजीबीपी ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। देखो कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं होता, कल भी बताया था। एंड इट विल बी ₹7500 पर मंथ। कितनी इनकम होगी? 7500 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ द मंथ पर गुड्स कैरेज प्रोवाइडेड इट इज नॉट अ हैवी गुड्स व्हीकल। अगर वो हैवी गुड्स
व्हीकल नहीं है तो इनकम होगी 7500 पर मंथ, या फिर पार्ट देयर ऑफ फॉर पर व्हीकल पर मंथ पर व्हीकल 7500 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई हैवी गुड्स व्हीकल है तो क्या होगा मैम? अगर हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल वो व्हीकल होते हैं जिनका ग्रॉस वेट 12 टन से ज़्यादा हो, अगर किलोग्राम की बात करें तो 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा हो, उसको बोला जाता है हैवी व्हीकल। और हैवी व्हीकल की जो इनकम कंप्यूट की जाती है वो की जाती है 1000 पर टन, रुपीज़ 1000 मिलेगा पर टन मिलेगा ग्रॉस वेट का। इफ ठीक है जी, बात समझ आई या नहीं? 1000 पर टन, 1000 पर टन इंटू में जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे उतने नंबर ऑफ व्हीकल्स के आपको ये मिल जाएगा ऑब्वियसली मैम। चलो, इफ वेट ऑफ व्हीकल इज कितना है? 14,000 किलोग्राम। तो पहले आप क्या करना, पूरा वेट निकाल लेना कि आप पे टोटल वेट कितना है। टोटल वेट आप निकाल लेना, टोटल वेट कितना है, जितना भी वेट आ जाए उसका 1000 पर टन पर मंथ आपको मिल जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? अगर मान लो 14 किलोग्राम वेट है तो 1000 रुपये आपको कितना मिलेगा? 1000 रुपये पर टन, यानी कि 14 टन इंटू 1000 तो 14,000 रुपये पर मंथ आपको मिल जाएगा। चलिए, बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आ गई। आओ मेरी बात सुनो अब। नेक्स्ट, इफ एक्चुअल इनकम इज मोर देन द प्रिजम्पटिव इनकम, एक्चुअल इनकम शैल बी अकाउंट टेकन इनटू अकाउंट। देखो, एक तो आपको बता दिया यहाँ पर वे टू कैलकुलेट द इनकम, हाउ टू कैलकुलेट द इनकम। अगर स्मॉल व्हीकल है तो 7500 वाला वे है, और अगर बड़ा व्हीकल है तो फिर 1000 रुपये पर टन वाला वे आपके पास अवेलेबल है। आप इन दोनों सिचुएशन में जो भी सिचुएशन आपके ऊपर लगेगी उससे आपको इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये इनकम तो हो गई प्रिजम्पटिव इनकम, जो कि एक अज्यूम्पशन बेसिस पर आपको बताई गई है कि ऐसे कैलकुलेट कर लेना, बट एक्चुअल में भी तो आपकी कोई ना कोई इनकम आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? जब काम कर रहे हो तो जी मैम आ रही होगी। वो एक्चुअल वाली इनकम अगर आपकी इस इनकम से ज्यादा है तो ये एक्चुअल इनकम पर भी आपको टैक्स, एक्चुअल इनकम पर ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मैम 44AE में एक्चुअल इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा या फिर हमको नॉर्मल PGBP चैप्टर में जाना पड़ेगा? नो 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 नो। अगर आपकी एक्चुअल इनकम ये प्रिजम्पटिव इनकम से ज्यादा है तो एक्चुअल इनकम पर टैक्स भरोगे, अंडर सेक्शन 44AE भरोगे। PGBP चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है, वहां के प्रोविजन लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो समझ आ गई। Assessee should not have more than 10 goods carried at any time during the year, otherwise such option is not allowed. SSC के पास एक साल में कितने व्हीकल होने चाहिए? 10 से ज़्यादा होंगे तो ये 44AE उनको नहीं मिल पाएगा। आ जाइए आगे बढ़िए, अब सब आपको आता है। नो फर्दर डिडक्शन इज अलाउड, कोई भी फर्दर डिडक्शन नहीं दी जाएगी। 30 to 38 की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन जो इंटरेस्ट है और जो सैलरी पार्टनर को दिया गया है वो मिल जाएगा। असेसी शैल बी एग्जाम्ड फ्रॉम मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब एसएससी 44AE में आ गए तो ये क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे 44AE वाले? ये क्यों अपना ऑडिट कराएंगे 44AE वाला? ये नहीं कराएंगे। SSC has the option to reject presumptive income, but in case SSC should maintain any books of account and also audit is required। आप सब जानते हो, अगर ये presumptive income को इग्नोर करना चाहते हैं, अगर ये प्रिजम्पटिव इनकम से कम इनकम दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये 44AE को तोड़ रहे हैं, 44AE से बाहर भागना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और इनको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, An assessee who is in possession of goods carried whether taken on hire purchase or on installment shall be deemed to be the owner of such goods। मैंने क्या बोला कि जो एक assessee है वो ऑनर होना चाहिए 10 व्हीकल का, 10 से ज़्यादा का होगा तो फिर उसके ऊपर 44AE नहीं लगेगा। मैम सपोज करो ये मिस्टर एक्स है, ये कौन है? मिस्टर एक्स है। मैम मिस्टर एक्स ने ना ट्रक खरीद रखे हैं काफ़ी सारे, इन पे 8-10 ट्रक है मैम, ठीक है जी। मैम इन पे 8 ट्रक ऑलरेडी थे, इन्होंने एक ट्रक और खरीदा, लेकिन ये ट्रक इन्होंने हायरिंग पे खरीद लिया, मतलब कि लीज पे खरीद लिया। इन पे पैसा वैसा नहीं था, इन्होंने कहा मैं इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा हूँ, एवरी मंथ आपको इंस्टॉलमेंट देता रहूंगा, बट इन्होंने मैम खरीद लिया लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदा है। तो क्या मिस्टर एक्स को बोलेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट वाला ट्रक है वो भी इनका
खुद का ही है, क्या ये मिस्टर एक्स उसके ऑनर बोले जाएंगे? जी बिल्कुल बोले जाएंगे। तो मैम मिस्टर एक्स के फिर 9 ट्रक माने जाएंगे? जी 9 ट्रक माने जाएंगे। 8 उनके पास पहले से थे और एक उन्होंने इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर खरीद लिया, हायर परचेज पर खरीद लिया, तो एक इन्होंने ये जो खरीदा है उसको भी इनका ऑनर माना जाएगा, इन्हें उसका भी ऑनर माना जाएगा। नेक्स्ट, असेसी कैन चेंज द ऑप्शन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। असेसी अपना ऑप्शन चेंज कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, वो चाहे 44A में आए, वो चाहे नॉर्मल PGBP में, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रॉड फॉरवर्ड एप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड टू बी एडजस्टेड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज शैल बी अलाउड टू बी एडजस्टेड। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये सेक्शन कर रही थी तो विद लॉजिक आपको समझा दिया गया है। चलिए जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं ये आपको करा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है। चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन को करते हैं। मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन 11/4/2019। 11 अप्रैल को इन्होंने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज का? व्हीकल, गुड्स व्हीकल को चलाने का इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स, इन्होंने इतने सारे व्हीकल्स परचेज कर लिए। कंप्यूट द इनकम अंडर सेक्शन 44A फॉर द असेसमेंट ईयर। इस असेसमेंट ईयर में इनकी इनकम हमको निकालनी है। चलो, इनके व्हीकल्स देखो, इन्होंने कितने व्हीकल्स परचेज किए? 19-20 में, 19-20 में 2 3 कितना हुआ? 2 3 3 6 7 8 9 1 10। इनके पास टोटल कितने व्हीकल हैं? 10। क्या 44A लगेगा? जी मैम बिल्कुल लगेगा। चलो, अब पहले आप सब मुझे बताओ कि कौन सा स्मॉल व्हीकल है और कौन सा हैवी व्हीकल है। मैम 7000 टन जिसका वेट है वो स्मॉल है, 6500 स्मॉल है, 11000 स्मॉल है, 10000 स्मॉल है, 15000 मैम हैवी है, 15000 मैम हैवी है। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आ गई। आप सब जानते हो स्मॉल की कैलकुलेशन कैसे होगी? 7500 से होगी। जी मैम 7500 रुपये से होगी। स्मॉल की कैलकुलेशन 7500 से होगी, लेकिन हैवी की कैलकुलेशन 1000 इंटू टन पर टन से होगी, 1000 इंटू पर टन से होगी। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आ रही है। चलो, अब इसमें बताओ कि कौन सा व्हीकल कितने मंथ यूज हुआ, यही कि यही पूरा लिख लेते हैं। ये जो व्हीकल है इन्होंने डेट ऑफ परचेज है 10/4/2019। मैम पुट टू यूज कब से हुआ? पुट टू यूज यहाँ पर आपको देखना ही नहीं, बस इन्होंने खरीदा, दैट मीन्स ये उसके ऑनर हैं। आज ही से ये डेज मंथ काउंट हो जाएंगे, आज ही से गिने जाएंगे। अरे ये देखो ना, ये खर्चे की बात नहीं हो रही है। गवर्नमेंट यहाँ पर खर्चा नहीं आपको दे रही, गवर्नमेंट तो आपसे इनकम ले रही है। और गवर्नमेंट क्या चाहेगी? ज्यादा से ज्यादा पीरियड की इनकम गवर्नमेंट के हाथों में आए, क्योंकि जब इनकम ज्यादा होगी तभी तो टैक्स ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट बोल रही है जिस दिन आपने परचेज किया, जिस दिन आपने परचेज किया उसी दिन से हम तो टैक्स इनकम आपकी बनाएंगे और टैक्स आपसे लेंगे, उसी दिन से आपकी इनकम चार्ज होगी। अब आप पुट टू यूज कब कर रहे हो डजंट मैटर फॉर अस, गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया। आप देखो, ये अप्रैल में परचेज हुआ, यानी कि अप्रैल से ये यूज हुआ होगा मैम, 10 अप्रैल को यूज हुआ हो, 10 अप्रैल से ये परचेज किया गया है। तो पार्ट ऑफ द मंथ इग्नोर करना है, उसको तो पूरा मंथ ही मानना है ना, इग्नोर थोड़ी करोगे, पार्ट ऑफ द मंथ को भी पूरा मंथ मानोगे। इसका मतलब ये जो है आपका 31 मार्च 2020 तक यूज हुआ, पूरे 12 महीने। फिर आपने ये मार्च 20 में खरीदा, मतलब कि 1 मंथ। ये आपने 7 महीने में खरीदा, यानी कि 7 8 9 10 11 12 1 2 3 कितने मंथ आए मैम? 9 मंथ। नेक्स्ट, फिर आपने जनवरी में खरीदा, जनवरी फरवरी मार्च कितने मंथ आए? 3। नेक्स्ट अगस्त, अगस्त में मैम 29 अगस्त को खरीदा था, तो अगस्त को इग्नोर कर दें क्या? नो, पार्ट ऑफ द मंथ भी आपको कंसीडर करना होगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने मंथ हो गए मैम? 8 मंथ हो गए। कितने हो गए? 8। नेक्स्ट, अब कब खरीदा है? फरवरी मार्च कितने मंथ हुए? 2। तो आपके पास मंथ भी आ गए। जी मैम मंथ भी आ गए। नंबर ऑफ व्हीकल है, पर टन है। वुड योर आंसर चेंज इफ द गुड्स व्हीकल परचेज्ड? ये बाद में देखेंगे कि क्या बोल रहा है, पहले इतने पार्ट को यूज करके अपना क्वेश्चन करते हैं। चलो, स्मॉल व्हीकल की इनकम बताओ कितनी होगी मैम? स्मॉल व्हीकल की इनकम के लिए आपने बताया था 7500 रुपये इंटू, बताइए मैम पर मंथ, बताइए स्मॉल व्हीकल कितने मंथ के लिए यूज हुआ? ये पूरा स्मॉल व्हीकल था जी, इन मंथ का एग्रीगेट करो कितना आएगा। चलो, 12 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3, बताइए कितना आया मैम? ये हमारा आ गया
बताइए कितना आ रहा है, इंटू कीजिए। मैम ये हमारा आ गया, इसको ऐसे इंटू कर लेना, व्हीकल नंबर को भी साथ साथ में ही ले लेना, व्हीकल नंबर को भी साथ साथ में ही ले लेना, ठीक है जी, वरना अलग अलग करोगे तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे ही इंटू कर लो। रुको मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ। ये 3 हमारी 4 व्हीकल हैं, इसके व्हीकल नंबर से भी हैंड टू हैंड इंटू करते रहो, एक साथ सारे नंबर ले लेंगे और एक ही साथ इसको 7500 से इंटू कर देंगे, वरना आपको अलग अलग करना पड़ता। तो एक ही बार में ले लो। ये बताइए टोटल कितना आएगा मैम, 12 इंटू 2 24। ये बताइए कितना आएगा मैम, 1 9 3 जा 27 3 3। आप करो जल्दी से, 24 प्लस 27 प्लस 3 प्लस 1, मैम 55 आ गया। कितना आ गया, 55। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ इंटू पर व्हीकल कितना आ गया आपका, बताइए 55। अब 55 इंटू 7500 कर दोगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं जी, आ जाएगा। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था उसमें क्या लिखा था, 7500 इंटू पर मंथ। तो पर मंथ बताइए इस पहले वाले व्हीकल में कितने मंथ यूज हुए मैम, 12 मंथ, इंटू कितने व्हीकल थे मैम, 2। नेक्स्ट 7500 इंटू कितने मंथ यूज हुआ मैम, 1, कितना व्हीकल था 1, प्लस फिर बताइए मैम 7500 इंटू कितने मंथ यूज हुआ मैम, 9, कितना व्हीकल था 3, प्लस 7500 इंटू बताइए कितने मंथ यूज हुआ 3, कितना व्हीकल था मैम 1। इस तरह से कैलकुलेशन कर लो, चाहे तो एक ही बार में टोटल एग्रीगेट करके कैलकुलेशन कर दो, आंसर आपका सेम ही आएगा। बात समझ आई कि नहीं जी मैम, बात समझ आई। अब बात करते हैं हैवी गुड्स व्हीकल की। हैवी गुड्स व्हीकल में आप सबको पता है 1000 इंटू पर टन। अब टोटल व्हीकल का पहले वेट निकाल लो कितना है और उसको 1000 से इंटू कर देंगे। चलो आ जाइए, टोटल व्हीकल का वेट निकाल लो पहले। वेट कितना है मैम, ये वाला जो व्हीकल है ये 15 का है और ये वाला व्हीकल भी 15 का है। तो टोटल व्हीकल का वेट बताइए कितना आ गया मैम, 15 टन। तो एक का वेट आ गया, 15 एक का आ गया। और ये कितनी कितनी व्हीकल्स परचेज किए थे बताइए मैम, 2 व्हीकल यहाँ पर परचेज किया था और 1 व्हीकल यहाँ पर परचेज किया था। ये वाला व्हीकल बताइए कितने मंथ के लिए यूज हो रहा था मैम, ये व्हीकल यूज हो रहा था 8 महीने के लिए और ये वाला व्हीकल यूज हुआ था 2 महीने के लिए। कीजिए कैलकुलेशन, टोटल कीजिए कितना आएगा मैम। ये जो हम टोटल करेंगे ये टोटल आ जाएगा, इसको इंटू 1000 कर दो और इसको भी इंटू 1000 कर दो, बताओ कितना आएगा मैम। ये पूरा का पूरा टोटल आ जाएगा 2,70,000 रुपये। इंटू करो 1000 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 8, बताओ कितना आता है, 1000 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 8। मैम ये आ जाएगा आपका 2,40,000। ठीक है जी। अब नीचे वाला करो, नीचे वाला आ जाएगा 30,000। इनका एग्रीगेट करोगे कितना आएगा, 2,70,000। तो टोटल इनकम कितनी हुई, 2,70,000 प्लस अभी जो हमने निकाली थी 7,500 इंटू 55, बताइए कितनी आएगी मैम। 7,500 इंटू 55 आ जाएगा आपका 412500। इसको ऐड कर दो 2,70,000 में, अब कितना आएगा मैम, 6,82,500। इन दोनों इनकम का एग्रीगेट करूंगी तो कितना आएगा, 6,82,500। और यही इनकम पर आपको इनकम टैक्स में टैक्स भरना पड़ेगा। बताओ बात समझ आई कि नहीं जी मैम, आ गई। ये पूरा नीचे आंसर सॉल्व है, मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में सॉल्व करवा दिया। स्टिल कोई डाउट हो नीचे देख लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन है। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला, वुड योर आंसर बी डिफरेंट, वुड योर आंसर बी डिफरेंट if the goods vehicle purchased in April 2019 were put to use only July। ये बोल रहे हैं जो भी व्हीकल आपने ये अप्रैल में परचेज किया है उसको पुट टू यूज जुलाई में करोगे तो आंसर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। स्टार्टिंग में बताया था पुट टू यूज कभी भी करो, गवर्नमेंट बोलती है हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि आपने परचेज कब किया। चलो ये क्वेश्चन आप नीचे डिटेल में है और देखना चाहो देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, हम पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस इन मार्च 2019 में ये रिटायर्ड हो गए, वहां से इनको 20 लाख रुपए मिल गया एज अ बेनिफिट। आउट ऑफ अफोर्सेड सम ही परचेज 23 अप्रैल, इन्होंने क्या परचेज किया, 23 अप्रैल को कुछ व्हीकल्स परचेज किया। 3 4 7 2 9, यानी कि एप्लीकेबल हो जाएगा 44A इन पर, क्योंकि टोटल व्हीकल कितना है 9। ठीक है मैम, इन्होंने ये व्हीकल परचेज किया। हैवी व्हीकल इन्होंने परचेज किया,
मीडियम व्हीकल इन्होंने परचेज किया, लाइट व्हीकल डजेंट मैटर, आप सब जानते हो। यहाँ पर 7500 की बात आती है पर मंथ। यहाँ पर बात आती है 1000 रुपीज पर टन इंटू पर मंथ। इंटू में नंबर ऑफ व्हीकल तो दोनों में ही करते हैं, ठीक है मैम। चलिए आ जाइए, देखिए अब क्या लिखा है। यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल से तो कोई मतलब यहाँ होता ही नहीं है। फिर पढ़ो, ही स्टार्टेड प्लाइंग द व्हीकल्स, इन्होंने क्या किया, खुद से बिजनेस में क्या किया, ट्रक को चलाना शुरू कर दिया। और ये बिजनेस इन्होंने कब से शुरू किया, इन्होंने 4 जून से शुरू किया। डजेंट मैटर, हमें तो डेट ऑफ परचेज लेनी होती है जी मैम। ऑन एन एवरेज एवरी व्हीकल रिमेन ऑफ द रोड फॉर अबाउट अ वीक फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ही मेंटेन द रफ रिकॉर्ड ऑफ द रिसीट। इन्होंने क्या किया, अपनी रिसीट का एक रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रखा है। तो इनकी एक्चुअल इनकम आपको पता लग गई कितनी है। इन्होंने बताया रिसीट इतनी थी, खर्चा इतना था, तो एक्चुअल में इनकम कितनी है, 3 लाख। अब हम प्रिजम्पटिव इनकी इनकम निकालेंगे। अगर प्रिजम्पटिव इनकम इनकी एक्चुअल इनकम से ज्यादा आती है तो प्रिजम्पटिव इनकम पे टैक्स लगेगा, लेकिन अगर एक्चुअल ज्यादा आती है तो ये एक्चुअल पर टैक्स भरेंगे। चलो सबसे पहले इनकी कौन सी इनकम निकालेंगे, प्रिजम्पटिव। आइए प्रिजम्पटिव इनकम निकालिए। पहले हैवी व्हीकल है, यानी कि हैवी व्हीकल के केस में कैसे निकालेंगे मैम, 1000 रुपये इंटू पर टन। बताइए कितने टन का व्हीकल है मैम, 15। बताइए कितने व्हीकल हैं, ये बताइए कितने व्हीकल है मैम। ये जो व्हीकल हैं ये व्हीकल हैं 2। कितने हैं बताओ मैम, ये 2 व्हीकल हैं। और बताओ ये कितने मंथ के लिए यूज हुआ है मैम, ये जो व्हीकल है ये पूरे 12 महीने के लिए यूज हुआ है। चलो इंटू करो और बताओ कितना आएगा। 1000 इंटू कीजिए 15, करिए जल्दी जल्दी इंटू कीजिए मैम। 1000 इंटू हमने किया इसको 15 से, इंटू 2 इंटू 12 कितना आ रहा है, 3,60,000 रुपये, ठीक है जी, 3,60,000 रुपये। चलो बाकी के 2 का नीचे कैलकुलेशन करो, अलग अलग कर लेते हैं, आपको अलग अलग सुटेबल लगता होगा। 7500 इंटू में पर मंथ, बताइए कितने मंथ यूज हुए हैं व्हीकल मैम, पूरे 12 मंथ यूज हुए हैं। पर मंथ इंटू में नंबर ऑफ व्हीकल बताओ कितना है मैम, 4 व्हीकल यहाँ पर है। चाहती तो एक साथ ही 3 कर देती, पर अलग अलग कर देते हैं, कोई नहीं। इंटू 12 इंटू में कितने व्हीकल है, 3। कंप्यूटेशन कीजिए जल्दी से। 7500 इंटू 12 इंटू 4, बताइए कितना आएगा मैम, ये भी आ जाएगा 3 लाख। लिख देती हूँ यहाँ पर 3,60,000, यहाँ लिख देती हूँ 3,60,000, ठीक है जी। नेक्स्ट कैलकुलेशन कीजिए। 7500 इंटू 12 इंटू 3 कितना आएगा, 2,70,000 रुपीज़, ठीक है। अब इन तीनों का एग्री करो, 360 एंड 270 एग्रीगेट कर लो इनका, और अब आ जाओ इनके एग्रीगेट करके आंसर पे। 360 270 का एग्रीगेट करोगे, जो नॉर्मल व्हीकल थे उनका आ गया 36। 36 कैसे आया, 3,60,000 प्लस 2,70,000। अभी जो इनकम ऊपर निकाली हैवी व्हीकल्स का ऊपर निकाला था 360, टोटल कितना आ गया 9,90,000। लेकिन जो एक्चुअल में इनकम आ रही है वो 310 आ रही है, यानी कि इससे कम है, तो एक्चुअल वाली इग्नोर करेंगे। 9,90,000 पर क्या भरेंगे, टैक्स भरेंगे। इस चैप्टर में डिडक्शन वगैरह कोई है नहीं, होती तो हम यहाँ पर उसे भी माइनस कर देते। बताइए बात समझ आई कि नहीं जी मैम, अब हमको समझ आ गई। आ जाइए, बहुत छोटे छोटे से सेक्शंस बचे हैं, बहुत छोटे छोटे से, उनको भी देख लेते हैं। एक सेक्शन नंबर है आपका 43A, सेक्शन नंबर है 43। ये बहुत सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सुन लो। जब भी आप कोई असेट परचेज करते हो, आउटसाइड इंडिया से परचेज करते हो, आप सपोज करो आप पे पैसा है नहीं, आपने उस एसेट को उधार पे खरीद लिया या फिर आउटसाइड इंडिया से लोन लेके खरीद लिया। अब क्या होगा, जब भी आप लोन लोगे तो आपने तो लोन ले लिया, आपने लोन लिया सपोज करो आज की रेट में, और आज डॉलर चल रहा था 70,000 रुपये। लेकिन जब आपको लोन की पेमेंट करनी होगी तो सोचो उस टाइम पर जो डॉलर है वो महंगा हो गया, डॉलर हो गया 80 रुपए का। तो बेसिकली एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुआ कि नहीं जी मैम, करेंसी में फ्लक्चुएशन तो होता रहता है, तो ये डिफरेंस पूरे साल भर चलता रहता होगा कि नहीं जी मैम, चलता रहता होगा। तो सपोज करो ये जो 10 रुपए पर डॉलर का जो लॉस आपका हो रहा है, 10 रुपए पर डॉलर, जितनी की भी आपने सेट खरीदी होगी, तो टोटल लॉस जो भी निकल के आएगा, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे, नहीं। इनकम टैक्स में क्लियर कट बोला है कि इस लॉस को, चाहे लॉस हो चाहे आपका इनकम हो, जो भी हो, इसको एसेट के साथ आप एडजस्ट करोगे।
किसके साथ एडजस्ट करोगे? असेट के साथ। एसएससी हैज एक्वायर्ड एनी कैपिटल असेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑन क्रेडिट ऑन डेफर्ड पेमेंट और फ्रॉम मनी बोरोड इन फॉरेन करेंसी। एडजस्टमेंट इज देयर इन इंक्रीज डिक्रीज, जो भी आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी में एट द टाइम ऑफ पेमेंट ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, तो ये सारा का सारा पैसा कहाँ से एडजस्ट होगा? ये पैसा आपका एडजस्ट किया जाएगा टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ एसेट। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? आई। चलिए जी, ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद फास्ट आपको ख़त्म कराऊंगी। अब आइए आप इस वाली बात पर। 43 IIB, 43 IIB का आइए पहले एक बार इसका लॉजिक समझा देती हूँ, वरना ये सेक्शन समझ नहीं आएगा। है तो सिंपल सा ही। देखो होता क्या है, ये है स्टेट गवर्नमेंट, ये है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ अंडरटेकिंग्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, स्टेट PSU जिसको बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कंपनियां खोल रखी हैं, उन कंपनीज को स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है जी। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, बेसिकली अगर मैं शुद्ध लैंग्वेज में बोलूँ तो ये कंपनी होती है, ठीक है जी। इन कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, पर इनकी मेजर शेयर होल्डर कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने इस कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे होते हैं। क्या कर रखा है? इस स्टेट गवर्नमेंट ने इस कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। चलो, इतना केस समझ आया कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी स्टेट गवर्नमेंट की है और स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनी में स्टेक होल्डर है, मतलब कि शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, शेयर होल्डर है। अब देखो, जब ये कंपनी डिविडेंड बांटेगी, जब ये कंपनी डिविडेंड बांटेगी स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में डिविडेंड आएगा कि नहीं? जी मैम, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। और आप सब पढ़ोगे, लॉ में पढ़ोगे, हालांकि इनकम टैक्स में फाइनल लेवल पर आपको वो लॉ पढ़ने को मिलेगा, अभी तो नहीं है इतना डिटेल में, पर फिर भी बता देती हूँ कि जब एक कंपनी डिविडेंड बांटती है तो उससे जब भी स्टेट गवर्नमेंट को डिविडेंड या किसी को भी डिविडेंड मिलता है तो उस डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये आपने लॉ में पढ़ा भी होगा, ये टर्म डिविडेंड का चैप्टर है, आपने शायद नहीं भी पढ़ा हो तो फाइनल लेवल में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है तो जो भी डिविडेंड रिसीव करता है उनको उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सपोज करो यहाँ से 50 लाख रुपए का डिविडेंड मिला। कितना मिला? 50 लाख रुपए का। अब स्टेट गवर्नमेंट को सपोज करो इस पर 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ेगा। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितने का बना मैम? 5 लाख रुपए का। तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया और एक लूप होल ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? लूप होल। और उस लूप होल के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अंडरटेकिंग को बोला कि सुनो जी सुनो अंडरटेकिंग, आप मेरे को जो डिविडेंड देते हो ना, वो डिविडेंड के नाम से मत दो, उसको रॉयल्टी के नाम से दे दो। किसके नाम से दे दो? रॉयल्टी के नाम से दे दो। जब आप रॉयल्टी के नाम से ये 5 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए मुझे दोगे तो मुझे इस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि रॉयल्टी पे थोड़ी ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है देखो जी देखो अंडरटेकिंग, अगर मैं आपसे रॉयल्टी के नाम पर पैसा रिसीव करूंगी ना तो मुझे 5 लाख रुपए का टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। दूसरी साइड ये जो अंडरटेकिंग है ये 50 लाख रुपए एज अ रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, तो फिर PGBP चैप्टर में ये रॉयल्टी के ऊपर किया गया खर्चा एज अ एक्सपेंस भी अलाउड कर लेगी और अपने प्रॉफिट को कम कर लेगी। तो बेसिकली देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना तगड़ा, कितना बड़ा लूप होल निकल आया यहाँ पर। निकल आया कि नहीं? जी मैम निकल आया। तो इसी लूप होल को रोकते हुए लॉ मेकर ने एक लॉ बना दिया। इसी लूप होल को रोकते हुए लॉ मेकर ने एक लॉ बनाया और उस लॉ में क्लियर कट क्या लिखा? अगर कोई स्टेट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी दे रही है, अभी इसके 1-2 नाम से और पढ़ लेंगे, अभी मैं सिर्फ रॉयल्टी लेके चल रही हूँ। स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी दे रही है तो ये खर्चा स्टेट अंडरटेकिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा।
ये खर्चा इनको डिसअलाउ कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ड आया एक्सक्लूसिव, यानी कि स्टेट अंडरटेकिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सबको रॉयल्टी दे रही होगी तब तो स्टेट अंडरटेकिंग को एक खर्चा अलाउ हो जाएगा, लेकिन एक्सक्लूसिवली स्टेट को दे रही है, दैट मीन्स लॉ मेकर बोल रहे हैं अरे ये तो लूपहोल निकाल लिया, डिविडेंड देना बनता होगा इनको, लेकिन ये रॉयल्टी के नाम से दे रहे हैं, वरना एक्सक्लूसिवली देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो इस केस में क्या होगा, ये जो खर्चा है इनको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिख दी इन्होंने प्रोविजन में। एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के और भी नाम दे दिए, चाहे रॉयल्टी के नाम से पे करो, चाहे लाइसेंस फी दो, चाहे प्रिविलेजेस के नाम से दो, किसी भी नाम से दे रहे हो ना, एक्सक्लूसिवली दे रहे हो ना स्टेट गवर्नमेंट को, जी हाँ एक्सक्लूसिवली दे रहे हैं, तो ये खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। किसको अलाउ नहीं किया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। बात समझ आई कि नहीं जी, आ गई। नेक्स्ट, ये जो 44 CA है एक बार यहाँ थोड़ा सा पढ़ लो, कैपिटल गेन में भी इसको हम डिटेल में समझेंगे जब कैपिटल गेन का हेड करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं सुनो, इफ एनी पर्सन हैज सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग विच वॉज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, कोई पर्सन है जो कि लैंड बिल्डिंग बेचने का काम करते हैं, तो लैंड बिल्डिंग बेचने का ही उनका काम है, तो उनके स्टॉक में भी क्या आ रहा होगा, लैंड बिल्डिंग ही आ रहा होगा, कुछ और तो आएगा नहीं। जी मैम, तो उनके स्टॉक में लैंड एंड बिल्डिंग आ रखा था, फिर वो लैंड एंड बिल्डिंग को अगर बेचते हैं एट अ वैल्यू लेस देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उससे कम पर बेच रहे हैं, इन सच के सेल्स वैल्यू शैल बी द कंसीडर शैल बी द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अगर आप लैंड बिल्डिंग बेच रहे हो स्टैंप वैल्यू से कम पर बेच रहे हो तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। नेक्स्ट, but if the seller has entered into agreement to sell the property, seller ने एंटर किया कि हम आपको प्रॉपर्टी बेचेंगे और प्रॉपर्टी बेचने के से पहले उनको कुछ एडवांस मिल गया, जो भी डेट डिसाइड हुई है अग्रीमेंट की उससे पहले उनको कुछ एडवांस मिला हुआ है, ठीक है जी, कुछ एडवांस मिला हुआ है, उस केस में इन्होंने बोला इन सच केस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, तो जो भी अग्रीमेंट की डेट की सेल्स वैल्यू होगी उसी को अकाउंट में ले लिया जाएगा। इसको मैं दोबारा से कराऊंगी जब कैपिटल गेन पढ़ाऊंगी, वहां पर डिटेल में करेंगे। स्टिल एक एग्जाम्पल है, आइए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक्चुअल कंसिडरेशन बता दिया कि एक्चुअल प्रॉपर्टी इतने रुपए में बेची जा रही है, फिर आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बता दी एट द डेट ऑफ अग्रीमेंट, फिर आपको क्या बता दिया, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आप बताइए कि आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे। सबसे पहले तो देखो ये इसको ना चेंज करके 9 कर लेना, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अब आप बताइए कि आप यहाँ पर फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे। सबसे पहले देखो जो सेल कंसिडरेशन है क्या वो SDV से कम है, जी मैम SDV से तो कम है, तो जब सेल वैल्यू SDV से कम होती है तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेते हैं, यस और नो, यस। नेक्स्ट, अगर आपकी सेल वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, जो कि है, तो उस केस में क्या आपने कुछ एडवांस रिसीव किया है, जी मैम एडवांस रिसीव किया है, बिल्कुल किया है, क्यों नहीं किया, जी बिल्कुल किया है। अगर आपने कुछ एडवांस रिसीव किया है लेकिन वो एडवांस क्या आपने अग्रीमेंट से पहले रिसीव किया है, जैसे ऊपर वाले केस में तो एडवांस को अग्रीमेंट से पहले रिसीव कर लिया था, लेकिन नीचे वाले केस में जो एडवांस है वो अग्रीमेंट के बाद रिसीव हुआ है। जब एडवांस अग्रीमेंट के बाद रिसीव हुआ है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किसको मानेंगे, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिमिलरली नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे वाले क्वेश्चन में भी इन्होंने बोला है कि 100 रुपीज एक्चुअल है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एट द डेट ऑफ अग्रीमेंट ये है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है, फुल अमाउंट रिसीव ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि एडवांस में कुछ नहीं मिला, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन के डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। चलिए आइए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देती हूँ, एक क्वेश्चन करा देती हूँ। ये क्वेश्चन आपको पूरी PDF फाइल मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके सॉल्व इनको कर लीजिएगा। एक मैं यहाँ पर करा रही हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं आपको आना चाहिए, इस क्वेश्चन के बाद आना चाहिए। मिस्टर अमृत
फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 की इन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसमें इन्होंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कंपनीज एक्ट का होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतनी सारी जो डिटेल्स आ रखी हैं, क्या आप सारी एज इट इज ले लोगे? नो मैम, हम यहाँ से पहले ये नेट प्रॉफिट हटाएंगे, फिर इस नेट प्रॉफिट को शुद्ध करेंगे, यानी कि इनकम टैक्स के जैसा बनाएंगे। उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उस पर हम टैक्स लगाएंगे। कुछ हाउस होल्ड एक्सपेंस आ रखे हैं, कुछ बैड डेट्स आ रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ रखा है, फायर इंश्योरेंस आ रखा है, सैलरी टू स्टाफ आ रखा है, सैलरी टू अमृत आ रखा है, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ईपीएफ आ रखा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस आ रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारे काम का नहीं होता है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है उन्होंने, ठीक है जी। कमीशन दे रखा है उन्होंने, कमीशन इनकम है। कोई इनको सन्ड्री रिसीट्स हो रखे हैं, बैड डेट्स की रिकवरी हुई है जो पहले एज अ डिडक्शन मिल चुका था। कोई इंटरेस्ट आ रखा है किस पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर, ठीक है जी। फिर आइए नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जनरल एक्सपेंस इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंसेस 1700। ये जो जनरल एक्सपेंस है उस पर डॉट लगा लो क्योंकि उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। जनरल एक्सपेंस कहाँ है बताइए? ये रहा। इस जनरल एक्सपेंस में कुछ पर्सनल एक्सपेंस है। अब देखो पूरा का पूरा जनरल एक्सपेंस माइनस कर रखा है, लेकिन इसके साथ साथ इनका पर्सनल एक्सपेंस भी माइनस हो गया, तो पर्सनल एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। आइए वापस से नीचे। इनकम ऑफ 3000 अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग इज नॉट रिकॉर्डेड। ये कोई इनकम है जो कि इनको अक्रू हो गई है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ रही, बट आपको तो दिखानी पड़ेगी। अमृत कॉन्ट्रीब्यूट 14,000 टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ओके। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर कम्स टू 3000 अकॉर्डिंग टू टैक्स प्रोविजन। ये जो डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पर वो कितना है? फर्नीचर 3000 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगाया गया है बिल्डिंग एंड फर्नीचर पर, बताइए वो कितना है? वो अलग है मैम। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अमृत फॉर द, आपको क्या निकालना है? इनकम निकालनी है अमृत की फॉर द ईयर 20 एंड 21 में आपको इनकम निकालनी है। अब देखो आपको पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ से क्या उठाना है मैम? नेट प्रॉफिट उठाएंगे। अपना फॉर्मेट बनाओ, नेट प्रॉफिट जो ऊपर था उसको लेके यहाँ पर आ जाओ, ठीक है जी। मैंने कहा था इसी नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस किया जाएगा जी, बिल्कुल। अब सबसे पहले आ जाइए, एक एक चीज देखते हैं। एडजस्टमेंट पहले खत्म करेंगे। एडजस्टमेंट में 1700 रुपये पर्सनल है जो कि जनरल खर्चों में ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो इसको क्या करेंगे मैम? ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे, मैंने खर्चा 1700 का ऐड कर दिया। चलिए अब देखिए ये जो और एडजस्टमेंट इन्होंने बताई है, एक एक करके चलते हैं। जनरल का हो गया इनका, ठीक है। अब आ जाइए डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन जो इन्होंने लगाया है वो कितना लगाया है? 13,600। 13,600 माइनस कर रखा है। कितना माइनस कर रखा है? 13,600। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप कितना माइनस कर सकते हो बताइए? मैम इनकम टैक्स कहता है 3000 माइनस कर सकते हो, तो यानी कि 13,600 माइनस कर चुके हो। माइनस कर सकते थे सिर्फ 3000, तो जो डिफरेंस है 10,600 का, वो डिफरेंस अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। अब चाहे तो आप इस डिफरेंस को ऐड बैक कर दो 10,600 का, चाहे तो आप पहले पूरा 13,600 क्या करो? ऐड करो, फिर उसमें से माइनस कर दो कितना? 3000। बात एक ही है। नेक्स्ट, फिर बात करते हैं, आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन्होंने अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि ये जो पर्सन है इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगा रखा है। ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो मिस्टर अमृत का खुद का बिजनेस है, इनकी खुद की प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। मैंने आपको बताया था ऑन कैपिटल पर निकाला गया इंटरेस्ट क्या हो जाता है? डिसअलाउड। तो पूरा का पूरा खर्चा ऐड होगा कि नहीं होगा जी मैम? 13,000 भी ऐड हो जाएगा। अब आइए, इन्होंने जो सैलरी दी है स्टाफ को वो कितनी दे रखी है मैम? 8,000 रुपये इन्होंने सैलरी स्टाफ को दे रखी है। 8,000 रुपये इन्होंने सैलरी स्टाफ को दे रखी है। इसको एक सेकेंड, ये देखो ये रही, इन्होंने 8,000 रुपये सैलरी स्टाफ को दे रखी है, ठीक है। ये तो वैसे भी अलाउड होती है। खुद को भी सैलरी दे रखी है जी, खुद को भी, खुद ही का बिजनेस है, खुद को सैलरी देने का क्या मतलब है? खुद को सैलरी दिए यानी कि जानबूझ के झूठे खर्चे बुक कर रहे हैं, ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है जो कि अलाउेबल हो। तो ये 3,000 रुपये भी हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये 3,000 रुपये भी हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। चलिए आइए प्रोविजन, और अब इस पे देखिए हमने क्या क्या दिखा दिया। पहले देखो ये वाली ट्रांजेक्शन की एंट्री हो गई, इसकी हो गई, और इसकी भी एंट्री हम दिखा चुके हैं जी मैम, दिखा चुके हैं।
और बताइए मैम, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हमने अपनी सही कर ली, जनरल एक्सपेंसेस भी हमने सुधार लिए। चलिए अब बताइए, अब आ जाते हैं पहले बैड डेट्स पर। बैड डेट्स तो अलाउड होते हैं, आप सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैड डेट्स में तो कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप सबको पता है इनकम टैक्स में प्रोविजन अलाउ नहीं होता, तो 4800 रुपये क्या हो जाएगा मैम, 4800 रुपये ऐड हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं जी आई। चलिए और बताइए कौन सा खर्चा बचा मैम, हाउस होल्ड। बताइए हाउस होल्ड खर्चा बिजनेस में अलाउ होगा, नो, तो हाउस होल्ड खर्चा भी आपका क्या हो जाएगा मैम, एड बैक हो जाएगा। 11,200 भी आपका क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। चलिए इतनी चीजें एड बैक हो गई। अब मुझे बताइए क्या कोई खर्चा बचा ऐसा जो हमने अभी तक एड बैक ना किया हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए और बताइए। देखिए हमने हाउस होल्ड कर दिया, बैड डेट्स कर दिया, प्रोविजन कर दिया। मैम फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लिया है, ये अलाउेबल है, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ फॉर स्टाफ अलाउेबल है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट अलाउेबल है। एडवर्टीजमेंट के खर्चे बिजनेस के लिए हुए हैं, अलाउेबल है। चलो ये डेबिट साइड पूरी सुधर गई, क्रेडिट साइड की अब बातें करते हैं। पहले एडजस्टमेंट में भी देख लो क्या एडजस्टमेंट में कुछ दे रखा है इन्होंने ऐसा। एडजस्टमेंट में आओ, एडजस्टमेंट में देखो क्या कुछ दे रखा है इन्होंने, ये एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हो गया। हाँ मैम 3000 की इनको इनकम हुई है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं नहीं दिखाई, तो 3000 रुपए की इनकम अब आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। इस इनकम को आप ऐड कर दो क्योंकि इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखानी गई है, नहीं दिखाई गई है, तो अब आप दिखा दो। बात समझ आई कि नहीं जी मैम, आ गई। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। चलो आप पहले देखो कौन सा ट्रीटमेंट कर चुका हम। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को उठाते हैं। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताइए जी क्या होगा मैम। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आ जाइए एक सेकेंड। इंटरेस्ट ऑन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये है तो हमारी इनकम, जी बिल्कुल है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारी इनकम है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो हमारी टैक्सेबल होती है, लेकिन अदर सोर्स में से टैक्सेबल होती है। कहाँ पर होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। तो 17,000 रुपये पीजीबीपी में से हटा देंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको टैक्सेबल कर देंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से माइनस कर दिया लेकिन अदर सोर्स में जाके इन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है जी मैम, बिल्कुल सही बात। आइए और देखते हैं और इन्होंने क्या क्या कर रखा है। देखिए कमीशन इनकम टैक्सेबल होती है। हमने पूरा नेट प्रॉफिट उठाया, इसका मतलब इसमें कमीशन इनकम आ रही है। सन्ड्री रिसीट आ रही होंगी, ठीक है। बैड डेट्स जो कि हमको अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन अब रिकवर हुई है तो वो भी टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। अब एडजस्टमेंट में देखो ये ट्रीटमेंट हो गया, ये भी ट्रीटमेंट हो गया, ये वाला ट्रीटमेंट हो गया, ये भी हो गया, ये वाला रह गया। इन्होंने पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन क्या कर रखा है, कंट्रीब्यूशन कर रखा है। आप सब जानते हो पीपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उस पे हमको डिडक्शन मिलती है जीटीआई में से, तो ये 14,000 की डिडक्शन जीटीआई में से मिल जाएगी। प्लस ये कंपटीशन भी हमने कर लिया। आ जाइए नीचे टोटलिंग करते हैं। अब टोटलिंग कर ली इन्होंने, बिजनेस की इनकम आ गई 2,27,600, इसमें अदर सोर्स की 17,000 इनकम ऐड कर दी। जीटीआई कितना आ गया, 2,44,600। इस जीटीआई में से मैंने अभी आपको बताया क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड 14,000। तो टोटल इनकम कितनी आ गई, ये इस इनकम पर क्या बन जाएगी, टैक्स लायबिलिटी। चलिए अब बताइए बात समझ आई कि नहीं जी मैम। बात हमको समझ आ गई, बढ़िया से समझ आ गई। किसी को कोई डाउट है? नो मैम कोई डाउट नहीं है। ये पूरी क्वेश्चन की फाइल आज मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो तो फिर मेरे को मैसेज कीजिए, पूछिए। इसके क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना मस्ट है, क्योंकि जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह की ट्रांजैक्शन एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। और बिलीव मी, जो ट्रेंड हमेशा से चला आ रहा है वो ट्रेंड चेंज नहीं होता, वही ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट होती है। तो मैं फिर भी ये बोलूंगी क्वेश्चन पर ये जो पीजीबीपी का चैप्टर है इसको रिवाइज बहुत ज्यादा करने मत बैठ जाना। एक बार पढ़ लेना, पहले एक बार पढ़ लेना पूरा, ऊपर से समझ आए ऊपर से ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चंस करना। आप जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे ना, प्रोविजन अपने आप आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। इसमें बिल्कुल भी प्रोविजन का रट्टा मत मारो, पहले क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप प्रोविजन का समझ आता जाएगा। अच्छा इस प्रोविजन का ये ट्रीटमेंट है, इस प्रोविजन का ये ट्रीटमेंट है। क्योंकि आप प्रोविजन रटने में लगे रहोगे
सारा टाइम प्रोविजन रटने में ही लग जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे प्रोविजन अपने आप माइंड में फिट हो जाएगा और वही सबसे काम का है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन आता है ना वैसा ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। एडजस्टमेंट भी बहुत ही रेयर चांस है कि चेंज नहीं होती, बार बार सेम एडजस्टमेंट भी रिपीट होती है। पीजीपी का बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो जो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी, आपका 100% क्वेश्चन एग्जाम में पक्का सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। बाय बाय, टेक केयर।